तो हम लोग का क्वेश्चन अराइज होता है, वीमर रिपब्लिक was not received well by its own people. तो वीमर रिपब्लिक को वहां के लोगों ने ही क्यों नहीं रिसीव किए, अच्छे से उसका स्वागत क्यों नहीं करना स्टार्ट कर दिया और उनसे हेट करना क्यों स्टार्ट किया, इसका रीजंस क्या क्या था? तो इसका सबसे बड़ा मेन रीजन था तुम्हारा, दे साइन, इन्होंने क्या साइन किया था? ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। तो बहुत सारे जर्मन्स, मेनी जर्मन्स Weimar Republic responsible for not only for the war but तो बहुत सारे वहां जर्मन के लोगों ने न्यू वीमर रिपब्लिक को रिस्पॉन्सिबल, यानी ये रिस्पॉन्सिबल ये इस बात के लिए नहीं समझा कि इन्होंने सिर्फ अब देश का डिस्ग्रेस ही नहीं किया है, ताकि ये लोग जो हम लोग वॉर हारे हैं, जो जर्मनी वॉर हारा है उसके पीछे भी इन्हीं का हाथ था। तो इसलिए उनको ये लोग पसंद करना बंद कर देता है। तो चलो हम लोग आगे देखते हैं। तो ये ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स था क्या, जो इन्होंने साइन किया था, जिसके लिए इनके लोगों ने ही इनको हेट करना स्टार्ट कर दिया। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। तो आखिर इस ट्रीटी में ऐसा क्या क्या बात था जिसके कारण वहां के लोगों को बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा। नेक्स्ट है ट्रीटी ऑफ तो इस ट्रीटी को हार्श एंड ह्यूमिलेटिंग पीस ट्रीटी भी कहा जाता है। इसका मतलब कि बहुत ज्यादा हार्श, यानी सामने वाले से अगर जब हम लोग बुरा व्यवहार करते हैं तो बोलते हैं ना अपने दोस्त के साथ हार्श व्यवहार मत करो, तो वो हो गया हार्श। और ह्यूमिलेटिंग यानी उसका बेइज्जती करके बहुत ही ज्यादा बेइज्जती किया गया था जर्मनी का, तो वो वैसा ट्रीटी था। तो क्या क्या इसमें बात थी, तो क्या क्या प्रोविजंस थी ये ट्रीटी में? प्रोविजंस इन ट्रीटी
जर्मनी लॉस्ट इट्स ओवरसीज कॉलोनीज। इसका मतलब जर्मनी क्या किया था, अपना जो उसका कॉलोनी था यानी उसका जो अपना जगह था उसका बहुत सारा हिस्सा वो क्या कर दिया, खो दिया। जैसे कि मान लो कोई भी देश में अगर कोई देश हारता है और दूसरा देश उसके जगह पे कब्जा कर लेता है तो वहां के लोगों को उसके प्रति कितना आक्रोश रहता है। जैसे कि इंडिया का ही हम लोग बात कर रहे हैं तो इंडिया में क्या है, पीओके का हम लोग बात करते हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो जब कश्मीर का कुछ हिस्सा को पाकिस्तान जो ऑक्यूपाई करके रखा है तो हम लोग के मन में क्या लगता है, पाकिस्तान के खिलाफ हम लोग का मन में आता है कि नहीं हम लोग को विद्रोह करना है, हम लोग को अपना कश्मीर वापस लेना है, हम लोग के मन में उठता है। तो वहां से ये बात उठना स्टार्ट हुआ, वहां के लोगों के मन में बहुत ज्यादा रिवोल्यूशन का माहौल क्रिएट हो गया था। फिर दूसरा बात, 1/10 पॉपुलेशन लॉस्ट बाय जर्मनी। यानी कि जर्मनी का जो पॉपुलेशन का उसका 1/10 भाग क्या हो गया, जर्मनी ने खो दिया। कैसे, क्योंकि जब ये कॉलोनीज को दूसरे कंट्रीज ने अपने अंडर लिया तो वो वहां के लोगों को भी अपने अंडर रख लिया। जैसे कि मान लो कोई बहुत उस जगह पे अगर बहुत अच्छे साइंटिस्ट होंगे, बहुत अच्छे लोग होंगे तो वो लोग भी कहाँ पे चले गए, उनके अंडर में चले गए। और बहुत सारे लोग जर्मनी के वॉर में मरे तो थे। फिर उसके बाद क्या किया गया, 13% मतलब कितना टेरिटरीज लिया गया था, लगभग 13% ऑफ इट्स टेरिटरीज कैप्चर्ड बाय अलाइड पावर। यानी उसका जितना भी हिस्सा था उसका लगभग 13% उन्होंने कैप्चर्ड कर लिया। फिर 75% ऑफ इट्स आयरन and 26% of its coal. To France, Poland, Denmark, तो वो उसके जर्मनी में जो 75% वहां का आयरन था, फिर वहां पे जो 26% कोल होते थे वो सब फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क और लिथुआनिया ने आपस में बांट लिया था, कैप्चर कर लिया था। तो यहाँ तक। फिर उसके बाद जो वहां के अलाइड पावर थे, जो अलाइड पावर जो जीते थे, उन्होंने क्या किया, जर्मनी के मिलिट्री को भी डीमिलिटराइज कर दिया। डीमिलिटराइज का मतलब होता है वहां के मिलिट्री को बर्खास्त कर दिया, हटा दिया। क्यों किया, क्योंकि इसका रीजन था क्योंकि जर्मनी जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ रहा था तो उन्होंने जर्मनी ने पसीना छोड़ा दिया था लाइट पावर का। तो इनको डर था कि आगे जाकर जर्मनी फिर से ना सर उठाए, इसीलिए उनके मिलिट्री को क्या कर दिया गया, डीमिलिटराइज कर दिया गया। लेकिन फिर भी जब किसी के साथ इतना इतना बुरा किया जाएगा तो वहां पर रेवोल्यूशन होना आगे जाकर एकदम जरूरी है। हमेशा हिस्ट्री में कभी भी हम लोग पढ़ेंगे तो उसके पीछे में कभी भी सिचुएशन में
लोगों के साथ अगर कभी भी अगर बुरा व्यवहार होगा वहां के पब्लिक के साथ, तो समय के साथ आते 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 वहां पे रेवोल्यूशन होना नेसेसरी है, होता ही है। अंडर वॉर गिल्ट क्लॉज, अंडर वॉर गिल्ट क्लॉज का मतलब होता है कि जर्मनी से गिल्ट क्लॉज भी लिया गया। गिल्ट क्लॉज क्या होता है? कभी भी वॉर होता है किसी भी देश के बीच में, तो लाखों करोड़ों रुपए का हर दिन नुकसान होते जाता है, ठीक है? तो लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान होता है, तो उसका भरपाई कौन करेगा? तो उसका भरपाई करने के लिए भी अलाइड पावर ने क्या किया, जर्मनी के ऊपर 6 मिलियन पाउंड्स का कर्जा उस पे थोप दिया कि तुमको 6 मिलियन पाउंड्स जो तुम्हारे कारण जो भी ये खर्चा हुआ है तुमको देना होगा। जिसके कारण जो जर्मनी था वो इतना ज्यादा रकम, अभी भी 6 मिलियन पाउंड्स अभी के समय में इतना ज्यादा होता तो उस समय में कितना ज्यादा होगा? तो 6 मिलियन पाउंड्स जर्मनी उस समय देने में असमर्थ था, तो उसने कहा कि मैं दे नहीं पाऊंगा। तो इसीलिए एलाइड आर्मीज ने क्या किया, वहां के राइनलैंड को कब्जा में ले लिया था अपने। और राइनलैंड वहां का ऐसा लैंड था जर्मनी का जहां पे रिसोर्सेज का कोई भी कमी नहीं था, वो रिसोर्सेज से भरपूर था। वहां पर आयरन, कोल, अदर नेचुरल रिसोर्सेज बहुत सारा मिलता था। तो इन्होंने मिलकर उसको क्या कर लिया, कब्जा कर लिया, ठीक है? तो वार गिल्ट क्लॉज इसमें लिख लो। वार गिल्ट क्लॉज में क्या था, जर्मनी फोर्स्ड टू पे कितना 6 मिलियन पाउंड, ठीक है? तो 6 मिलियन पाउंड नहीं दे पाया, तब एलाइड आर्मीज क्या किया, the allied armies occupied the resources of rich Rhineland. तो ये सारा ट्रीटी में ये सारा काम किया गया था ट्रीटी में। फोर्स टू पे, जर्मनी फोर्स टू पे 6 मिलियन पाउंड। अब जो देश हार गया है, अब तो उसका भी ऐसा नहीं है कि जर्मनी का नुकसान नहीं हुआ होगा, उसने लड़ाई किया तो उसका भी नुकसान था। वो भी इकोनॉमिकली उतना पावरफुल नहीं था कि इतना ज्यादा पैसा दे पाए, लेकिन उस पर कितना का कर्जा ये लोग फोर्सली ले रहा था, 6 मिलियन पाउंड। तो ये लोग दे नहीं पाया, जिसके कारण जो अलाइड आर्मीज था, मेनली अलाइड आर्मीज में कौन, फ्रेंच आर्मी, जो फ्रांस के लोग थे, जो फ्रांस के आर्मी थे, वो उन्होंने सबसे ज्यादा जर्मनी को परेशान किया था। जिसके कारण जब हिटलर पावर में आता है, अब धीरे धीरे जर्मनी में एक बैकग्राउंड बन चुका है, आक्रोश का माहौल है, डेमोक्रेसी से कोई मतलब नहीं है, ठीक है? तो वहां आक्रोश का माहौल है, डेमोक्रेसी से कोई मतलब नहीं है। तो अब लोग क्या चाहेंगे, बदला बदला बदला। सबके मन में क्या चल रहा था, बदला। तो सबके मन में यही था कि हम लोग कैसे बदला लें, और खास करके फ्रांस से, क्योंकि फ्रांस बहुत ज्यादा और उनके ऊपर क्या कर रहा था, अत्याचार कर रहा था। तो वहां के लोग जो थे उनके मन में क्या क्या धारणा बनना स्टार्ट हुआ, तो वो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, द इफेक्ट ऑफ वॉर। नेक्स्ट टॉपिक लिखो, द इफेक्ट ऑफ वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद क्या क्या इफेक्ट आया, तो इफेक्ट का सबसे मेन कारण हम लोग क्या पढ़े, ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स।
द इफेक्ट ऑफ हिस्ट्री सबसे आसान सब्जेक्ट है, हर जगह यही होने वाला है, सबसे आसान सब्जेक्ट है। तो अगर ध्यान से अगर पढ़ते हैं तो आराम से हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। इंडिया में भी क्या होने वाला है, अगर इंडिया का भी हिस्ट्री हम लोग देखेंगे तो इंडिया में भी बहुत ज्यादा अत्याचार करने लगा था ब्रिटिशर्स। तो ऐसा आक्रोश लोगों के मन में आते 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 लास्ट में तुम्हारा हर बार तो विद्रोह हो ही रहा था, तो होते होते लास्ट में फिर इंडिपेंडेंस तो होना ही था। तो वैसे ही जर्मनी में भी तुम्हारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ऐसा तुम्हारा बैकग्राउंड बन चुका था, लेकिन इस बैकग्राउंड का फायदा किसने उठा लिया? हिटलर ने। हिटलर अब समझ चुका था लोगों को डेमोक्रेसी से कोई मतलब नहीं, उसको एक पावरफुल लीडर चाहिए। एक पावरफुल लीडर मिलेगा तो उसके नेतृत्व में वो लोग आगे चलकर अपना बदला ले पाएंगे। ठीक है, तो इफेक्ट ऑफ वार में क्या हुआ? डिवास्टेटिंग इफेक्ट। कैसे? साइकोलॉजिकली भी और फाइनेंशियली भी। साइकोलॉजिकली का तो बात हमको सही दी है, लोगों के मन में आक्रोश बनने लगा, अब उनको कोई मतलब नहीं, उनको सिर्फ बदला से मतलब था। अब फाइनेंशियली तो हुआ ही, जब उसके ऊपर उतना सारा लोन डाल दिया गया, 6 मिलियन पाउंड लिया गया, तो वो दे नहीं पाया, तो उसका कॉलोनीज का रिसोर्सेज को वो लोग ड्रेन करने लगा। तो फाइनेंशियली भी जर्मनी बहुत ज्यादा सफर कर रहा था। तो क्या हो गया? कंटिनेंट ऑफ क्रेडिटर्स टू कंटिनेंट ऑफ डेबिटर्स। इसका मतलब जो लोग, जर्मनी के लोग कैसे थे? पहले बहुत अमीर थे। वो लोग कैसे लोग थे? जो लोन पहले देते थे, क्रेडिटर्स थे। अब वो लोग किस में चेंज हो गए? डेबिटर्स, लोन लेने में चेंज हो गए। वीमर रिपब्लिक और उनके जो सपोर्टर्स थे उनको भी बहुत सारा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। क्यों? क्योंकि जर्मनी के लोगों को यही लगता था जो भी आज हम लोग सफर कर रहे हैं, इनका सारा कारण कौन है? वीमर रिपब्लिक के लोग, और उनको जो सपोर्ट करते हैं वो लोग। तो मेनली वीमर रिपब्लिक को कौन सपोर्ट करता था? मेनली इनको सोशलिस्ट लोग सपोर्ट करते थे, या फिर कैथोलिक लोग इनको सपोर्ट करते थे। ठीक है, कैथोलिक का मतलब होता है चर्च में जो प्रमुख लोग होते हैं, पादरी ये सब, उनको बोला जाता है कैथोलिक। तो वीमर रिपब्लिक के लोगों को किस तरह से फिर वहां के लोग देखने लगे? वहां के लोग उनको बोलते थे नवंबर क्रिमिनल्स। ठीक है, तो एक नंबर का क्वेश्चन में आ सकता है कि किनको नवंबर क्रिमिनल्स बोला गया? तो किनको बोला गया? वीमर रिपब्लिक के सपोर्टर्स को बोला गया नवंबर क्रिमिनल्स। क्यों है ये नाम पड़ा? इसका रीजन भी बता देते हैं। इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स हुआ था, जो साइन हुआ था, वो कब हुआ था? नवंबर में हुआ था। तो नवंबर में जब साइन हुआ तो तभी से लोग समझ गए कि हमारे देश का बर्बादी करने वाला जो क्रिमिनल लोग थे वो लोग नवंबर में ही किए थे, इसलिए उनका नाम रख दिया गया नवंबर क्रिमिनल्स।
लिख के लिख लेना। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का बहुत बड़ा छाप पूरे यूरोपियन सोसाइटी में पड़ चुका था। ऐसा क्या छाप पड़ा था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ट्रेंच लाइफ ग्लोरीफाई हो रही थी। ट्रेंच लाइफ, ट्रेंच लाइफ हम लोग को समझना है क्या होता है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत बड़ा गहरा यूरोपियन सोसाइटी में उसका प्रभाव पड़ा। क्या वहां उस समय ट्रेंच लाइफ बहुत ज्यादा ग्लोरीफाइड हो रही थी। ट्रेंच लाइफ क्या होता है? तो वहां उस समय में लोग जो वहां के सोल्जर्स होते थे वो क्या बनाते थे? एक ट्रेंच बनाते थे। ट्रेंच क्या होता है? एक गड्ढा होता है। 2 मीटर का गड्ढा बनाया जाता था और उसके सामने एक बालू का तुम्हारा बोरा रख दिया जाता था। और वो लोग क्या करते थे? उसी गड्ढा पे रह के बंदूक ऊपर रखकर सामने वाले एनिमी से लड़ाई करते थे। ठीक है, तो वो होता था उनका ट्रेंच लाइफ। उनको बोला जाता था कि अब आपका घर वो 2 मीटर का वो गड्ढा ही है, आपको यही रहना है, यही खाना है, यही चीज आपको बहुत बड़ा देश का रक्षक बनाता है, सैनिक बनाता है। तो ये चीज तुम्हारा वहां पे ग्लोरीफाई हो रहा था उस वर्ल्ड लाइफ। जबकि सच जो था वो बहुत ही अलग था, क्योंकि ऐसा बोल तो दिया जाता था कि आप यहाँ रहोगे तो आपका बहुत देश का मदद होगा, लेकिन सच में क्या था? सोल्जर्स को वहां रहने में बहुत दिक्कत होता था। 2 मीटर का बहुत छोटा सा जगह, और कभी कभी ये भी होता था कि उनको खाना तक नहीं मिल पाता था। फिर उसके बाद फिर सोसाइटीज में कैसे मेन जो लोग थे उनके मन कैसा मन हो गया था कि हम वो लोग बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो गए थे, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग उनका सोच हो गया था कि हम लोग को क्या करना है? बदला लेना है, बदला लेना है। ये उनका अंदर हमेशा उबलते रहता था। इसके लिए वो लोग हमेशा क्या करते थे? फिजिकली फिट रहते थे। वहां के लोग अपने आप को फिजिकली फिट बनाना स्टार्ट कर दिया, ताकि क्या करें? वो लोग आगे जाकर बदला ले सके। एग्रेसिव वॉर ऑनर। तो एग्रेसिव वॉर प्रोपेगेंडा एंड नेशनल ऑनर ऑक्यूपाइड सेंटर स्टेज ऑन पब्लिक। ठीक है, इसका मतलब
एग्रेसिव वॉर प्रोपेगेंडा, यानी अब लड़ाई कैसे करना है, एग्रेशन से, गुस्सा से करना है। अब हम लोग को एकदम अपने देश का जो ऑनर चला गया है उसको वापस हम लोग को लाना है। ये बात पूरे सेंटर स्टेज में आ गया था, यानी लोगों के बीच में जो बातें चल रही थी वहां पे यही सब बात चल रहा था कि कैसे जर्मनी को हम लोग को लोगों को बदला लेना है, जिससे हम लोग हारे हैं उससे बदला लेना है और अपने देश का ऑनर को फिर से स्थापित करना है, एस्टैब्लिश्ड करना है। डेमोक्रेसी बिकम ए यंग एंड फ्रेगाइल आइडिया। और डेमोक्रेसी जो था वो वहां का नया और बहुत ही बेकार आइडिया के रूप में फिर उभरने लगा, क्योंकि डेमोक्रेसी से ये होने वाला नहीं था। जो वो लोग के बीच में वॉर का भावना चल रहा था तो वो डेमोक्रेसी में पॉसिबल नहीं था, ठीक है। तो इसीलिए उनके मन में सपोर्ट हो रहा था कंजर्वेटिव डिक्टेटरशिप आइडिया का। कंजर्वेटिव डिक्टेटरशिप का आइडिया मतलब होता है कि वैसा पुराना सोच जिसमें पहले कौन राजा रहते थे, वैसा सोच, पुराना ख्यालात, जब राजा एक पूरे कंट्री को लेकर चलते थे और पावरफुल एक तरीके से चलाते थे, तो इनको भी एक डिक्टेटरशिप का जो आइडिया था वो भी बहुत ज्यादा इमर्ज होने लगा। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, अब यहाँ से बैकग्राउंड तुम्हारा बन चुका है एक लीडर के आने का। तो वो लीडर यहाँ से इमर्ज कौन करता है, हिटलर इमर्ज करता है। हिटलर यहाँ पे बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी देखता है कि अब हम यहाँ पे ये लोग को किसका जरूरत है, पावरफुल लीडर का जरूरत है। तो हिटलर का इमर्जेंस यहाँ से होना स्टार्ट होता है। तो नेक्स्ट हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे पॉलिटिकल रेडिकलिज्म, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे टॉपिक लिख पॉलिटिकल रेडिकल। पहले तीन चीज बात समझ लो। सोशलिस्ट हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, सोशलिस्ट, कंजर्वेटिव, ये सब वर्ड को समझना बहुत जरूरी है। तो सोशलिस्ट और कंजर्वेटिव इसका मतलब क्या होता है? सोशलिस्ट एक सोशलिज्म एक आइडिया है जिसमें लोग क्या रहते हैं, सम भाव सबका रहता है कि सब एक समान है, ऐसा उनका आइडिया रहता है सोशलिस्ट का। कंजर्वेटिव क्या है? कंजर्वेटिव एक सोच है, एक पुराना सोच, यानी कि ऐसा सोच जिसमें ये लोग चेंजेस नहीं चाहते हैं, कि चेंजेस ना हो। जैसे पुराना सब कुछ चलते आ रहा वैसे अभी भी चलते रहे। वैसे ही तुम्हारा रेडिकल्स होता है। हम लोग रेडिकल पढ़ने वाले हैं ना, इसके बारे में पहले समझ लेते हैं। रेडिकल सोच कैसा होता है? जिसमें परिवर्तन को एक्सेप्ट किया जाता है, जिसमें ये लोग चाहते हैं कि परिवर्तन क्या हो, आए, ठीक है। ये लोग परिवर्तन को एक्सेप्ट करते हैं। जैसे कि हम लोग फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी पढ़े थे, रेडिकल्स लोग थे, तो वो लोग क्या चाहते थे? परिवर्तन चाहते थे, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटिकल रेडिकलिज्म।